यूपी चुनाव के नतीजे आने के बाद ईवीएम को लेकर लगातार बहस हो रही है। बीएसपी ने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है और 11 अप्रैल को बड़ा आंदोलन होगा। पूरे देश में ऐलान किया गया है कि उसका प्रोटेस्ट होगा। उसके बाद तमाम तरह के संगठन है, बामसेफ हो और तमाम संगठनों ने कई चरणों में आंदोलन का ऐलान किया है। ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जो भी पार्टी चुनाव हारती है वो सवाल करती है। सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ सवाल बीजेपी की तरफ से आए थे, अब बीएसपी उसको उठा रही है। मेरे साथ सुधींद्र भदौरिया हैं जो लगातार बीएसपी का पक्ष रखते हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन है बीएसपी का, वो किस तरह से आगे बढ़ेगा और इसकी बड़ी वजह क्या है और क्यों उन लोगों को लगता है कि जो यूपी में चुनाव में जो हार हुई है बीएसपी की, उसमें ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है। सर, ईवीएम को लेकर सवाल तो पहले से भी उठते रहे हैं, लेकिन अब उस पर देश भर में बहस हो रहा है। इसका क्रेडिट तो आपको जाता है, लेकिन आप लोग को ये शक क्यों होता है? इसकी एक वाजिब वजह कुछ अगर बताएं। देखिए, ईवीएम पर दो तरह की बातें हैं। एक तो इस पर लोग प्रश्न जो उठा रहे हैं, बहुत पहले से इस पर प्रश्न उठते रहे हैं। सन 1982 में इस पर लोगों ने शक जाहिर किया था, प्रश्न उठाया था, और तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाया। और सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर बहुत कस के विरोध किया। और साथ ही साथ आपको याद होगा, जीवीएल ने एक पुस्तक भी लिखी जो आज उनके प्रवक्ता हैं, और आडवाणी साहब ने भी इस पर प्रश्न उठाए हैं। बहन मायावती जी ने इस चुनाव के अंदर जिस तरह के चौंकाने वाले परिणाम आए हैं, ये किसी को ना उम्मीद थी। उसका कारण है कि जो सामाजिक स्तर पर जो इस तरह से वोट और चुनाव हुआ है, उसमें इस किस्म का मैनेजमेंट किया गया। और ये ईवीएम से मैनेजमेंट के माध्यम से उन्होंने कुछ जगह इतना % वोट बढ़ाना, कुछ जगह इतना % वोट बढ़ाना, ये कोई इस प्रकार जो वोट का जो मैनेजमेंट हुआ है, तो उससे निस्संदेह एक शक पैदा होता है। और सारी विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं। इसका जगह जगह प्रोटेस्ट भी हो रहा है। महाराष्ट्र में हो रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बहन मायावती जी ने इसको पुरजोर तरीके से कल संसद में उठाया, राज्यसभा में, और उसका विपक्ष के लोगों ने भी समर्थन किया है। आपने बहस में भी देखा होगा किस तरह से जो विपक्ष के अन्य सांसद थे, बहन मायावती जी जो बोल रही थी, तो उनका समर्थन कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है। बहन मायावती जी ने जो शब्द कहे, उसको मैं संक्षेप में ये दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को जीवित रखना है, तो ये जो जीत है, ये ईवीएम के माध्यम की जीत है। ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, चुनाव की जीत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, ईवीएम की जीत है। तो हम इस ईवीएम की जीत, जो लोकतंत्र में जो दलित, पिछड़े, निर्धन लोगों के अधिकारों के लिए, उनकी सत्ता के लिए जो लड़ रहे थे, उसको हराने के लिए 3 तिकड़म के माध्यम से जो धनाढ्य वर्ग हैं, जो इस देश के यथास्थितिवादी लोग हैं, जो इस देश के अंदर जो पुराना 2,500-3 हज़ार वर्ष का शोषण रहा है, उस व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, उन लोगों ने ईवीएम के माध्यम से ये विजय पाई है। हम इसको पलटने की कोशिश बहन मायावती जी के नेतृत्व में करेंगे। और हमने ये भी देखा है जिस तरह के बयान आ रहे हैं, मैंने तो ये सुना है कि जो वर्तमान अभी नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि हम वर्ण व्यवस्था को कायम रखेंगे। बताइए, जिस भाव को हमारे संविधान ने नहीं स्वीकार किया है, वो लोग अब खुलेआम, जैसे आप स्मरण करें कि जब ये देश आज़ाद हो रहा था, तो उस समय भी जब ये देश आज़ाद होने लगा, तो इस तिरंगे झंडे के खिलाफ उन्होंने कहा था कि ये देश के लिए ठीक नहीं है, इस देश का झंडा भगवा झंडा होना चाहिए। जब संविधान बाबा साहब ने बना के पारित भी किया सब 1949 के अंदर, तो यही लोग थे, इन्होंने ऑर्गेनाइज़र में लिखा कि हमें यह संविधान नहीं चाहिए, हमें मनुवाद चाहिए। तो जो मनुस्मृति की उन्होंने वकालत कि मनुस्मृति चाहिए इस देश को चलाने के लिए, संविधान नहीं चाहिए। तो वो मानसिकता इस देश की थी
जिन्होंने ईवीएम का दुरुपयोग किया। ईवीएम के माध्यम से वो चाहते हैं इस देश का 2,500-3 हज़ार वर्ष का शोषणकारी राज्य रहे। पर मैं ये जानता हूँ कि इतिहास का चक्का ज़रूर थोड़ी देर के लिए इन्होंने ईवीएम के माध्यम से रोक लिया हो, इसके चक्के को रोक नहीं सकते, ये आगे बढ़ेगा और ये जो ईवीएम की जो साजिश है ये ध्वस्त होगी। जनता निस्संदेह बहन मायावती जी के नेतृत्व में निस्संदेह विजयी होगी और वो जो व्यापक लोकतांत्रिक ताकतें हैं उनका सहयोग मिलेगा और हम विजयी होंगे। आप कह रहे थे कि जो आरएसएस का है या जो वर्णवादी व्यवस्था है, क्या लग रहा है कि यूपी में जो बीजेपी की बहुमत की सरकार बनी है और जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं तो एक फियर फैक्टर है, और क्या वो वर्ग, आरएसएस ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा हो, खासकर ओबीसी आरक्षण की समीक्षा हो, बीजेपी कह रही है कि हमें ओबीसी का बड़ा चंक हमारे साथ है, तो ये बात आप लोग मैसेज कन्वे नहीं कर पाए, खासकर उन समाज में जिनको आरक्षण मिल रहा है, जिनके पास आरक्षण की वजह से जो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, वो इस बात को आप लोग कन्वे नहीं कर पाए या वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं? देखिए, मैं एक तो ये कहूँगा कि इस चुनाव में भी तमाम गड़बड़ियों के बावजूद भी 100 में से करीब 61 वोट बीजेपी के खिलाफ पड़े हैं, 39 वोट उनके पक्ष में पड़े हैं। तो ये कहना कि समाज उनके खिलाफ नहीं है, ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि वोट और बहुत ज़्यादा पड़ा था उनके खिलाफ, उसका दुरुपयोग पड़ा है। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि उन लोगों को हम जागृत करते रहे हैं, उसमें बहन मायावती जी पहल करती रही हैं। ये अवश्य है कि ये कि 3 तिकड़म की विजय ज़रूर हुई है। इससे लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला की वजह से बीजेपी को फायदा मिलता है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में कई बार बीजेपी हारती भी है, जैसे दिल्ली में हारी, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही थी। उसमें तो कांग्रेस खत्म थी सर, उसमें तो मुकाबला आमने सामने था, जनता के सामने साफ मैसेज था, बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का वोट परसेंटेज देखिए ना, 5% करीब वोट रह गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर व्यापक एकता जनता कर ले तो भी हराया जा सकता है। व्यापक एकता राजनीतिक इंजीनियरिंग हो या पॉलिटिकल तरीके से सोशल इंजीनियरिंग हो तो हो सकता है। आप कुछ संकेत देना चाह रहे हैं 2019 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि कोई एक गठबंधन की उम्मीद बन सकती है, जिस तरह से बिहार में हुआ उस तरह से यूपी में? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। बहन मायावती जी के नेतृत्व में उनके झंडे के तहत बहुजन समाज पार्टी के जो मूल विचार है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, मान्यवर काशीराम और बहन मायावती जी ने जिस तरह से उसको ज़मीन पर उतारने की कोशिश की है, ये एक व्यापक जीवन दर्शन है। इस व्यापक जीवन दर्शन को मानते हुए जो भी राजनीतिक शक्तियाँ इस विचार को महसूस करेंगी, वो उनसे बहन जी ज़रूर देखेंगी कि अगर ज़रूरत होगी संवाद होगा और उसका कोई ना कोई रास्ता ऐसा ज़रूर निकाला जाएगा जिससे वो ताकतें जो इस देश के संविधान को बदलना चाहती हैं, जो बाबा साहब के मूल इस ग्रंथ को बदलना चाहती हैं, उनको हराने के लिए बहन मायावती जी अथक प्रयास करेंगी और जो भी ज़रूरी होगा वो ज़रूर करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हम जैसे कार्यकर्ताओं का ये विश्वास है। योगी आदित्यनाथ का सीएम बनना आप लोगों के लिए क्या लग रहा है, चौंकाने वाली खबर थी या ये बीजेपी की अंदरूनी बात कह के आप टाल देंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वो प्रोजेक्टेड सीएम भी नहीं थे, लोग अंतिम समय तक एकदम इसको हिडन एजेंडा की तरह रखा गया? क्या लग रहा है, ये आरएसएस का फैसला है, मोदी जी का फैसला है, या विधायक का फैसला? तो मैं नहीं, मुझे लगा, क्योंकि डिप्टी सीएम जो दोनों हैं और जो सीएम है वो तीनों में से विधायक कोई नहीं है, 2 सांसद रहे हैं, एक मेयर थे लखनऊ के। तो क्या लग रहा है कि ये सब चीज़ें भी असर कर रही है, और जो खासकर एक बड़ा चंक जो ओबीसी के इतने विधायक चुन के आए हैं, उनके अंदर लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को पीछे रखा गया, क्योंकि बहन जी ने खुद कहा कि ओबीसी हो या अपर कास्ट में ब्राह्मण समाज हो, उनको बराबर मतलब जो बराबर प्रतिनिधित्व था वो नहीं मिला। उसको लेकर लग रहा है कि एक बीजेपी में भी इस तरह की चीज़ें, जैसे मंत्रिमंडल का बंटवारा हो, वो कौन होगा, ये सारे मुद्दे आने वाले समय में बनेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, बेशक ये कहा जा सकता है कि ये उनका आंतरिक फैसला है, पर मैं ये भी कहना चाहूँगा
भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ वर्षों से जिस राह पर चल रही है, जिस प्रकार की पहचान मोदी जी की है, उससे भी ज़्यादा उग्र पहचान योगी जी की है। वहाँ पर पहले नारा लगता था गोरखपुर में रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा, अब नारा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि ये एक दमनकारी मानसिकता, दमनकारी राजनीति के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये लोग, उन शक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पर इसके मुकाबले में जनशक्ति, जनता की शक्ति वो खड़ी ज़रूर होगी, मैं मानता हूँ, और शीघ्र खड़ी होगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ये वो विचार है जो बाबा साहब का मूल विचार है, जिसको हम लोग लेके चलते रहे हैं, उस पर देश को आना ही पड़ेगा। संविधान की ये मूल भावना के विपरीत जा रहे हैं और हम समझते हैं इस संविधान की भावना का जो निचोड़ है, जिस बात को सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी बेंच थी, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि सुप्रीम कोर्ट, इस देश की संसद को भी ये अधिकार नहीं है कि उसके मूल ढांचे को वो बदल सके संविधान के। तो जब इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा दस्तावेज हमारे सामने है, तो यही हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। और इस बात को मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल इतिहास है, जो पहले भारतीय जनसंघ रही है, इन्होंने कई मौक़ों पर इस बात को अपने इनके जो मुखपत्र हैं ऑर्गेनाइज़र, उनको मैं आपको दस्तावेज के तहत प्रस्तुत कर सकता हूँ। उसके पहले उनके बंच ऑफ थॉट जो गुरु गोलवलकर के हैं, या उनकी और भी कई छोटी पुस्तकें निकली हैं, उनमें उन्होंने स्पष्ट किया और भारतीय जनता पार्टी उस राह पर चल रही है। मैं समझता हूं कि बाकी लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। और ये जो बहन मायावती जी ने ईवीएम का प्रश्न उठाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी पर अब ध्रुवीकरण होगा और बहन मायावती जी के नेतृत्व में हमारे जैसे सिपाही और कार्यकर्ता, मैं समझता हूं कि हम बाबा साहब के झंडे को लेकर एक न एक दिन जरूर विजयी होंगे। एक आखिरी सवाल, राम मंदिर का मुद्दा था, बीजेपी केंद्र में भी है, यूपी में भी है। अब सुप्रीम कोर्ट सुझाव दे रही है कि आप बैठ के बात कर लीजिए। मुस्लिम समाज के वो जो उसमें पार्टी है, उन लोगों ने कहा है कि अभी स्थिति शेर और मेमने वाली है। क्या समझौता होगा? कोर्ट का काम है फैसला देना, समझौता नहीं करना। आप लोग की क्या राय है और बीएसपी का इस पर क्या लाइन है? देखिए, ऐसा है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट को और संविधान को मानते हैं। हमारे लिए पहला और अंतिम शब्द, क्या लगता है कि ये सुझाव अभी की हालत में कि आप बैठ के फैसला कीजिए, कोई समझौता की उम्मीद लग रही है? क्योंकि समझौता तो बराबरी वाले में होगा। अभी 325 जीत के लगता है कि आप बीजेपी कोई सामने वाले की बात सुनने के लिए तैयार रहेगी? देखिए, 325 हो या 403 हो, संविधान हमारा ना 403 से चलता है ना 325 से चलता है। संविधान में जो लिखा हुआ है, जो हमारा कानून है, जो रूल ऑफ लॉ है, उससे चलेगा। और संविधान का इंटरप्रिटेशन करना ज़रूर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, उनके जजेस का अधिकार है। उन्होंने कहा है, अब ये वो दोनों पक्ष हैं, ये उनके ऊपर है। अगर वो नहीं स्वीकार करते हैं तो कोई ज़बरदस्ती उन पर नहीं थोपा जा सकता। और मैं समझता हूँ, चाहे वो 325 हो या 403 हो, इस देश में राजीव गांधी के 400 से भी ज़्यादा सांसद आए थे और उस समय कांग्रेस पार्टी की भी सरकार थी प्रदेश में। तो ऐसा नहीं है कि उनके सांसद होंगे। और इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी मुख्य प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। संविधान को अपने अधिकार हाथ में लेने का अधिकार इस देश की जनता कभी भी भारतीय जनता पार्टी के 325 या 403 लोगों को नहीं देगी। एक और सवाल, एक मुस्लिम आपके पार्टी के नेता थे, उनकी हत्या होती है, गोली मार दी जाती है। अभी बहुत कम समय है, मैं कि सीएम के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, क्या लग रहा है कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का अंदेशा जता रहे हैं आप लोग? देखिए, ये तो जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि कुछ लोगों की दुकानें लूटी जा रही हैं, कुछ दुकानें बंद की जा रही हैं। एक भय का वातावरण ज़रूर बनाया जा रहा है। पर मैं कहना चाहूँगा कि हमें भयग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं। भय तो मन में होता है, भय को निकाल के फेंकिए,
जनता को एकजुट रखिए, एकजुट रहिए, और जनशक्ति के सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो उसको झुकना पड़ता है। और मैं समझता हूँ इस देश की अंदर तमाम जन आंदोलन होते रहे हैं। मान्यवर काशीराम जी ने तो बड़ी बड़ी ताकतों को झुका दिया, बाबा साहब के सामने भी घुटने टेकने पड़े, और संविधान निर्माण की जिम्मेदारी उनको मिली आज़ादी के बाद। मैं समझता हूँ कि ये इनकी जो कोशिश है 325 की, ये इस देश की 125 करोड़ जनता के सामने और इस देश के संविधान के सामने उनको घुटना टेकना पड़ेगा। तो ये सुधींद्र भदौरिया थे, जो बीएसपी लगातार ईवीएम पर एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रही है, और उनका तर्क है कि जो बीजेपी ने इस सवाल को उठाया था, और एक लॉजिक ये भी दिया जा रहा है कि दुनिया के तमाम देशों में ईवीएम को नकारा गया है। भारत में ईवीएम को लेकर हमेशा से संदेह उत्पन्न होता रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इस पर बात हो, बहस हो, और बहस शुरू हो चुकी है। आगे नतीजे किस तरह के आएंगे इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और यूपी में कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात हो रही है उस पर लोगों की नज़र रहेगी। बीएसपी की भी कोशिश है कि जो नई सरकार बनी है उस पर वो अभी टीका टिप्पणी से बच रहे हैं। उनकी कोशिश है कि कम से कम 6 महीने का वक्त मिले और उनको देखा जाए, और जायज़ भी है कि जो योगी की सरकार बनी है उस पर ये लोग नज़र रख रहे हैं, लेकिन बीएसपी अपनी रणनीति अंदर ही अंदर तो बना ही रही होगी। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।